तो जैसे हम थिन एंड लाइट लैपटॉप्स की बात करते हैं तो दिमाग में वो आता है अंडर 2 kg लैपटॉप होगा, थोड़ा कम पावरफुल होगा, उसके अंदर हम ज्यादा क्या ही काम कर लेंगे। अभी जैसे ये वाला लैपटॉप है मेरे पास इन्फिनिक्स का, ये i5 13 जनरेशन U सीरीज के प्रोसेसर के साथ है और इसका वेट 1.7 kg के आसपास है। बट ये कुछ नहीं कर सकता, नॉर्मल डे टू डे टास्क करवा सकता है, ऑब्वियसली सस्ता भी है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि अंडर 2 kg में आपको तगड़ा प्रोसेसर, RTX 4090 ग्राफिक्स कार्ड, 32 GB रैम, ये सब मिल जाएगा, आप यकीन करोगे? भाई साहब करना पड़ेगा। हमारे पास आज Asus की तरफ से Zephyrus G16 लैपटॉप 2024 वाला वेरिएंट। अभी Strix G16 हमने किया था 2024 वाला, वो i9 14 जनरेशन के साथ 4090 वाला था। ये Ultra 9 प्रोसेसर के साथ 4090 के साथ है। अल्ट्रा सीरीज वाले दो लैपटॉप अभी हमने रिसेंटली रिव्यू करे हैं, एक Asus का ही ZenBook करा है और एक Acer का Swift Go सीरीज का लैपटॉप भी करा है। एंड ये आता है अल्ट्रा सीरीज के साथ भाई, ग्राफिक कार्ड के साथ। ये कुछ नया मामला है एंड भाई मामला थोड़ा सा महंगा वाला भी है। जैसे तुमने स्पेसिफिकेशन सुनी है, देखो तुम डिस्क्रिप्शन मत जाओ, मैं प्राइस बता रहा हूँ। अब आए ना लाइन पे 3,40,000 रुपीज का ये वाला लैपटॉप है और इसका अल्ट्रा 74070 भी मिलेगा आपको 1,90,000 के आसपास। तो अगर तुम प्रीमियम वाली ऑडियंस हो जिनको लेना पूरा इंटरेस्ट है, थिन एंड लाइट में गेमिंग लैपटॉप चाहिए, हाई प्रोडक्टिविटी लैपटॉप, तो आप ये पूरी वीडियो देखोगे। और अगर तुम भाई से प्यार करते हो तो भी पूरी देखोगे, और मजे लेने हैं तो देखो ही देखोगे। वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो। मैं डब्बा खोल लेता हूं। सो हियर इज द बॉक्स। यहाँ पे बना है ROG का लोगो बड़ा बड़ा और कह रहे भाई साहब इस्टेब्लिश 2006। शायद 2006 में इनका पहला Zephyrus लैपटॉप आया होगा, शायद तब मेरा YouTube चैनल नहीं था। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स मिल जाएगा कोने में हमारे को। इसके अंदर हमारे को यह चार्जर मिल जाएगा एक, और ये है हमारा 240 वॉट का चार्जर। साथ में मिल जाएगी एक पावर कॉर्ड, और ये पावर कॉर्ड ये मोटे प्लग वाली है। इसके लिए आपको या तो कन्वर्टर लेना पड़ेगा या फिर मोटे प्लग में लगाना पड़ेगा, ज्यादा पावर चूसता है ये लैपटॉप। और यहाँ पे हमारे को एक छोटा सा बॉक्स और मिल जाएगा अंदर से। ओए होए भाई साहब, डब्बा इतना सुंदर है, लैपटॉप कितना सुंदर होगा। इसके ऊपर भी ROG का लोगो बना हुआ है एंड ओहो क्या ही जबरदस्त ओए भाई, कितना पतला सा लैपटॉप है यार ये। और इसके अंदर यहाँ पे थोड़ी बहुत हमारे को पुस्तकें मिल जाएंगी। भाई इस लैपटॉप को हाथ में पकड़ के 1% भी फीलिंग नहीं आ रही कि एक मैं गेमिंग लैपटॉप, फुल फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप हाथ में लेके बैठा हूँ। खड़ा होकर वीडियो बनाता हूँ। और ये सिर्फ गेमिंग लैपटॉप ही नहीं है, हाई एंड प्रोडक्टिविटी या फिर हाई एंड टास्क आपको कुछ भी करना हो वो सब ये करवा देगा। सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे फुल विस्तार में, जैसे हम करते ही हैं। अरे डब्बा डालो यार। और भाई सुंदरता के मामले में लैपटॉप क्या जबरदस्त है। पूरा लैपटॉप हमारे को एल्यूमिनियम बिल्ड में मिलता है। टॉप लिड हो गई, बॉटम हो गया, अंदर से लैपटॉप हो गया, पूरा मेटल वाला हिसाब किताब है। एक्लिप्स ग्रे कलर हमारे पास इसका आया है और इस लैपटॉप की जो थिकनेस है वो हमारे को 17.4 mm मिलती है। आप देख सकते हो कितना पतला लैपटॉप है। और इस लैपटॉप का वेट हमारे को 1.9 kg के आसपास मिलता है। और अगर हम चार्जर को इंक्लूड कर देते तो 2.5 kg के आसपास इसका वेट होता है। हल्का मुल्का मामला है 4090 के साथ। और यहाँ पे टॉप लिड पे हमारे को कॉर्नर पे रिपब्लिक ऑफ गेमर्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और भाई टॉप लिड पे हमारे को मिल जाएगा एक टेढ़ा सा डिजाइन। ये डिजाइन के अंदर भाई साहब लाइटिंग है, जिसको Asus वाले बोल रहे हैं स्लैश लाइटिंग। स्लैश मतलब से टेढ़ी करके जा रही है। और ये लाइटिंग हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसके आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर में डिफरेंट थीम्स है, डिफरेंट एनिमेशन पैटर्न्स है, नोटिफिकेशन पे रिएक्ट करती है, लैपटॉप बूट करते हो, शट डाउन करते हो, उसके भी एनिमेशन के पैटर्न है। तो मतलब बढ़िया लगती है। ROG Zephyrus सीरीज है तो हर बार कर ही देता है कुछ ना कुछ। पिछली बार इन्होंने डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले डाल रखी थी, अब स्लैश मार दिया है। और यहाँ पे अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, टॉप लिड फ्लेक्स भाई है ही नहीं लैपटॉप के अंदर। कीबोर्ड फ्लेक्स यहाँ पे हमारे को बिल्कुल नहीं मिलता। एक हाथ से लिड इसकी आराम से ओपन हो जाती है लैपटॉप की। और यहाँ पे स्क्रीन वॉबल हमारे को थोड़ा सा मिलता है, ज्यादा वाला भी नहीं है और ऐसा कम भी नहीं है, बट ये स्क्रीन थोड़ी हिलती है। उसका मेरे को एक रीजन लगा। अगर आप इसकी टॉप लिड देखोगे ना तो देखो कितनी पतली सी टॉप लिड है, मतलब डिस्प्ले वाला एरिया इतना पतला सा है, तो वो हिंजेस के साथ जिस हिसाब से कनेक्टेड है तो थोड़ा सा स्ले वॉबल कर रहा है, बट ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं चलाने में। एंड मैक्सिमम इसकी जो स्क्रीन है पीछे 110 डिग्री तक चली जाती है। और नीचे की तरफ हमारे को एयर इनटेक के वेंट्स मिल जाएंगे और जो इसके एयर एग्जॉस्ट के वेंट्स हैं हमारे वो स्क्रीन के नीचे इस वाले एरिया में मिल जाते हैं। और भाई लैपटॉप की आगे बात करने से पहले थोड़ी तकनीकी बातें कर लेते हैं। इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर के साथ ये लैपटॉप आता है। और ये जो इंटेल की अल्ट्रा सीरीज है, नए मीटी और लेक प्रोसेसर है हमारे, नए आर्किटेक्चर बेस्ड है। तो इसके अंदर हमारे को LPE कोर्स मिल जाते हैं। पीकोर ई कोर तो मिलते हैं नॉर्मल प्रोसेसर की तरह, बट LPE कोर यानी कि लो पावर एफिशिएंसी कोर्स भी इसके अंदर है। तो जिस टाइप का आप टास्क करोगे अलग अलग कोर्स असाइन हो जाएंगे। ज्यादा बैटरी बैकअप मिलता है। ये प्रोसेसर पावर कम ड्रॉ करते हैं, मतलब कम पावर ड्रॉ पे अच्छी परफॉर्मेंस निकालने की कोशिश करते हैं। एंड
एंड इस लैपटॉप के अंदर इंटेल कोर अल्ट्रा 9 185H प्रोसेसर है जो हमारा 16 कोर्स 22 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। लेकिन यहाँ पे 6 पी कोर्स मिलते हैं हमारे को, 8 ई कोर्स मिलते हैं और 2 LP ई कोर्स मिलते हैं। और LP ई कोर एक्चुअली हमारे वहां पे काम में आते हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा लो एंड टास्क चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपने लैपटॉप में पीछे गाने चला रखे हैं स्पॉटिफाई पे, तो वो टास्क कैसा है, बिल्कुल इग्नोर करने वाला कि मतलब लैपटॉप पे इतना जोर ही नहीं डाल रहा, तो वहां पे LP ई कोर्स काम में आएंगे जहाँ पे बैटरी बैकअप अच्छा मिल जाता है हमारे को। और भाई ग्राफिक्स कार्ड के मामले में Nvidia RTX 4090 मिल जाएगा, स्टूडियो सर्टिफाइड वाला ग्राफिक्स कार्ड है। 16 GB VRAM के साथ ये कार्ड आता है एंड 125 वॉट की TGP के साथ ये आता है। फुल फ्लेजेड वाली TGP भाई इस लैपटॉप में नहीं डाल सकते, इतना पतला लैपटॉप है। अगर कर देंगे ना मामला फुल वॉटेज वाला तो फिर भैया टेम्परेचर्स भी फिर वैसे हो जाएंगे। तो ये लैपटॉप बनाया उस हिसाब से आता है कि हाई परफॉर्मेंस भी, गेमिंग भी, बट थिन फॉर्म फैक्टर के अंदर। और ये जो स्टूडियो सर्टिफाइड जीपीयूज होते हैं ना, ये बेसिकली कंटेंट क्रिएशन की तरफ ज्यादा फोकस्ड होते हैं। लाइक आप प्रोडक्टिव एप्स यूज करते हो, क्रिएटिव टास्क करते हो, वो काफी ऑप्टिमाइज चलते हैं Nvidia स्टूडियो सर्टिफाइड जीपीयूज के साथ। और ऐसा नहीं आप गेमिंग नहीं कर सकते, गेमिंग भी आप कर पाओगे, वैसे गेम टेस्ट भी करें इसके अंदर, सब पे नजर मारेंगे भी आगे। और इस लैपटॉप में हमारे को 32 GB की LPDDR5X रैम मिल जाएगी, 7467 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, और ये ऑनबोर्ड रैम है, हमारी सोल्डर्ड रैम है, हम इसको अपग्रेड नहीं कर सकते। एंड मेरे हिसाब से 32 GB इज लाइक मोर देन इनफ, मुझे लगता है इससे ऊपर चाहिए, मतलब लैपटॉप्स में प्रोडक्टिव टास्क करना हो, गेमिंग करनी हो। आपका क्या मानना है मेरे को बताओ जरा। बाकी 2 TB की Gen 4 SSD हमारे को इसके अंदर मिल जाएगी, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप अपने सामने देख सकते हो। प्रॉपर Gen 4 वाली रीड एंड राइट स्पीड हमारे को मिलती है। रीड स्पीड 7000 प्लस है, राइट स्पीड 5000 प्लस है, लेकिन अच्छी खासी फास्ट स्पीड हमारे को मिलती है। एंड इसके अंदर 2 SSD के स्लॉट्स हैं, पर स्लॉट 2 TB सपोर्ट करता है, 4 TB तक मैक्सिमम ये लैपटॉप अपग्रेड कर सकते हो। और कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 हमारे को मिल जाएगा। एंड यस, ये लैपटॉप MS ऑफिस के साथ भी आता है। जिन यूजर्स को ये टारगेट करता है, ऑफिस वाले काम, प्रोडक्टिव टास्क, गेमिंग, मतलब एकदम फुल मिश्रण, पैसे भी मिश्रण वाले। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस, सबसे पहले बेंचमार्क्स के नंबर। यहाँ पे सबसे पहले आप Cinebench R23 के स्कोर्स देखो, 18000 के आसपास मल्टी कोर स्कोर है, 1700 के आसपास सिंगल कोर। और ये हमारा Cinebench 2024 का बेंचमार्क हो गया। उसके बाद Geekbench 6 का बेंचमार्क आपके सामने है। Geekbench 6 का OpenCL का बेंचमार्क निकाला, जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड के लिए होता है, 1,62,000 के आसपास स्कोर निकल गया। उसके बाद ये हमारा क्रॉसमार्क का बेंचमार्क हो गया फॉर कंपैरिजन। देन 3D मार्क टाइम्स पाई, इसके स्कोर्स आप अपने सामने देख सकते हो। एंड देन हमने VR बेंचमार्क भी किया। अगर आपको VR वगैरह अपने लैपटॉप के थ्रू यूज करना हो तो VR गेम्स काफी हेवी होते हैं जो हमारे को स्टीम पे मिल जाते हैं, तो उसके लिए भी अच्छा स्कोर निकाल के दे गए, 13,000 यानी कि सुपर स्कोर है। और यहाँ पे पीसी मार्क 10 6700 अच्छा स्कोर है। उसके बाद ये हमारा ब्लेंडर बेंचमार्क 6000 प्लस, भाई साहब कोई शिकायत ही नहीं है। अब देखो जो ग्राफिक्स कार्ड के नंबर है, जैसे 3D मार्क टाइम्स पाई हो गया या ब्लेंडर बेंचमार्क हो गया, उसमें आपने देखा होगा कि नंबर्स अच्छे हैं। लाइक RTX 4090 है तो मतलब बढ़िया नंबर निकाल के दे रहा है। लेकिन जो हमारा प्रोसेसर है उसको लेके तुम्हारे दिमाग में जरूर कोई सवाल आया होगा कि जो हमारे को Geekbench 6 की या Cinebench R23 के नंबर मिल रहे हैं, वो ऐसे नहीं मिल रहे जैसे i9 के मिल जाते हैं। i9 14900HX देख लो या 13900 980HX देख लो, उनके कंपैरिजन में काफी कम नंबर से निकाल के दे रहा है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है जो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूं। अल्ट्रा सीरीज के जो प्रोसेसर्स है वो एग्जैक्ट वो डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट वाले प्रोसेसर नहीं है जो हमारे 14 जनरेशन 13 जनरेशन वाले सीपीयूज है। अल्ट्रा सीरीज जो है ना हमारी, ये रिप्लेसमेंट है हमारे P और U सीरीज के प्रोसेसर की, जो लास्ट जनरेशन आ रहे थे वो इस जनरेशन में नहीं आएंगे। तो इस जनरेशन में अल्ट्रा सीरीज ही है जो थिन गेमिंग, थिन एंड लाइट लैपटॉप्स, पोर्टेबल थिन मशीन्स, उन सब के अंदर ये लगाए जा रहे हैं, जो काफी कम पावर ड्रॉ करते हैं और काफी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं। इवन आप इसके नंबर देखो, ऐसा नहीं है बिल्कुल खत्म नंबर निकाल के दिए, अच्छी खासी परफॉर्मेंस लैपटॉप दे सकता है। लेकिन अगर आपको डेस्कटॉप लेवल परफॉर्मेंस चाहिए तो आप फिर HX सीरीज के प्रोसेसर के लिए जाओ। अब ये लैपटॉप जैसे कि थिन सीरीज का, अब इसके अंदर सोचो 4900HX घुसा दो, तो भाई साहब थर्मल्स वर्मल्स वो सब चीजें भी तो मैनेज करने पड़ेंगी ना, वो ये लैपटॉप फिर हैंडल नहीं कर पाएगा। तो उस हिसाब से इंटेल ने अपनी डिफरेंट चिप्स बना दी है करंट जनरेशन में। एंड यस, अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो इस लैपटॉप के ऊपर आप कुछ भी कर सकते हो। 4K लेवल वीडियो एडिटिंग करनी हो, 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग वाले टास्क करने हो, क्योंकि जीपीयू बहुत पावरफुल है। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, डे टू डे टास्क, कोडिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन, मतलब कोई भी काम इस लैपटॉप पे आप आराम से कर सकते हो, कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अल्ट्रा 9 विद 4090 है। अगर आप इसका अल्ट्रा 7 विद 4070 भी लेते हो, उसके अंदर भी मेरे हिसाब से सारे काम हो जाएंगे। और मैं हमेशा बोलता हूं कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे डिफरेंट यूजर्स के लिए डिफरेंट स्पेसिफिकेशन बनी होती है। अब कुछ लोग मेरे से पूछते हैं भैया मेरे को गेम डेवलपमेंट करनी है तो क्या स्पेसिफिकेशन है, तो भैया गेम डेवलपर्स के लेवल्स डिफरेंट है, अलग अलग गेम्स है, अलग अलग टेक्सचर्स है, अलग अलग शेडर्स है, शैडोज है, रे ट्रेसिंग है। किस टाइप के प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो उस टाइप से ही आप लैपटॉप चूज करो। जितनी शक्कर उतनी चाय मीठी, मतलब समझ रहे हो ना, जेब भी उतनी मीठी होनी चाहिए वैसे। एंड यस, जैसे कि अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर है, इसके अंदर हमारे को NPU मिलता है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमारे AI वाले टास्क में काम आती है। जैसे विंडोज का कोपायलट अभी बीटा फेज में है, वो अगर आप यूज करोगे तो वहां पे NPU यूज होगा, डेडिकेटेड प्रोसेसर में लोड नहीं आएगा। और अगर वेबकैम में विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स आप यूज करते हो, वहां भी हमारा NPU यूज होता है। पहले हमने कुछ लैपटॉप्स रिव्यू करे अल्ट्रा सीरीज के, वहां पे NPU यूज नहीं हो रहा था। अब धीरे धीरे एप्स के लिए वो ऑप्टिमाइज होता जा रहा है और फर्दर अलग अलग एक्सटर्नल एप्लीकेशंस का भी सपोर्ट आ जाएगा। तो फ्यूचर इज सिक्योर। AI वाला मामला लैपटॉप्स पे करना
तो कोई दिक्कत ही नहीं है इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज प्रोसेसर के साथ। एंड यस, अगर आपको कंपैरिजन देखना है सेम जो एच सीरीज वाला अल्ट्रा 9 इसके अंदर है, इसका जो अल्ट्रा 7 है और जो अल्ट्रा 5 है, उसके सिनेमैच R23 के स्कोर्स का ग्राफ आपके सामने, तो आप देख सकते हो किसमें कितना कितना डिफरेंस है। तो जैसे जैसे मतलब पैसे डालोगे वैसे वैसे उतनी थोड़ी परफॉर्मेंस आपको ज्यादा मिल जाएगी। एंड यस, जब परफॉर्मेंस की बात चल रही है भैया, गेमिंग को कैसे भूल सकते हैं, तो गेम टेस्ट हमने करे इसके अंदर। एज ऑलवेज स्टार्ट करते हैं वैलोरेंट से। एंड रेजोल्यूशन जो है वो 1600p है, जो लैपटॉप का नेटिव रेजोल्यूशन है, और हाई पे रखना तो बनता है क्योंकि इतना महंगा मसाला है। और यहाँ पे हमारे को 250 300 एवरेज FPS मिल रहा है। वैसे मेरे को थोड़ी सी ज्यादा की उम्मीद थी कि हाँ 300 प्लस 400 तक निकाल के देता, बट कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अल्ट्रा सीरीज के सीपीयू डेडिकेटेड हाई परफॉर्मिंग वाले नहीं है ना, ये थिन एंड लाइट वाला हिसाब किताब है थोड़ा, तो उस हिसाब से है। और वैलोरेंट हमारा सीपीयू इंटेंसिव गेम है। देन हम टेस्ट कर रहे हैं CS2 1600p वेरी हाई प्रीसेट, यानी कि हाईएस्ट है सेटिंग्स पूरी की पूरी, और वेरी हाई पे यहाँ पे आराम से 150 एवरेज FPS के आसपास मिल रहे हैं, 150 180 के आसपास। उसके बाद दूर करो ना छठा पार्ट विच इज फार क्राई 6 1600p अल्ट्रा सेटिंग, और यहाँ पे हमारे को एवरेज 90 to 100 FPS मिल रहे हैं, जो कि अच्छे खासे हैं। एंड ये सीपीयू टेम्परेचर आप देखना हायर साइड आपको मिलेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमारी पतली मशीनरी है, 50 प्लस वॉट 60 वॉट तक इसका सीपीयू पावर ड्रॉ कर रहा है। उसके हिसाब से टेम्परेचर अच्छे खासे जा रहे हैं, क्योंकि जो रूम टेम्परेचर है वो भी ज्यादा नहीं है, 18-19 डिग्रीज के आसपास ही है। एंड जो गेम टेस्ट हो रहे हैं ना विदाउट कूलिंग पैड हो रहे हैं, तो अगर आप ज्यादा गेमिंग वगैरह करने वाले हो तो आई रेकमेंड की कूलिंग पैड आप इस लैपटॉप पे लगा लेना, तो ज्यादा बेटर रहेगा। देन हम टेस्ट कर रहे हैं GTA 5 वेरी हाई सेटिंग्स पर हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, और GTA 5 में आराम से हमारे को बढ़िया 130-140 एवरेज FPS मिल रहा है, और इसका 4090 आप देख रहे हो ज्यादा पावर ड्रॉ नहीं कर रहा, 70-80 वॉट तक जा रहा है। अभी आगे वाले गेम्स में देखते हैं क्या हिसाब बनता है, और FPS हमारे को बढ़िया मिल रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि भाई डेडिकेटेड गेमिंग लैपटॉप वाली उम्मीदें मत करना इससे, क्योंकि एक थिन एंड लाइट गेमिंग लैपटॉप है, तो उसी हिसाब से परफॉर्मेंस ट्वीक्ड है इसकी। देन Forza Horizon 5 यहाँ पे DLSS मिलता है हमारे को, जिसमें एक तरफ क्वालिटी पे रखा है और बाकी प्रीसेट हमारा एक्सट्रीम पे, एंड बढ़िया बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। मैंने एक चीज देखी कि जितने भी तगड़े GPUs होते हैं ना, उसके अंदर DLSS की परफॉर्मेंस भी तगड़ी निकल के आती है। जैसे इसके अंदर हमारे को 30-40 FPS का डिफरेंस मिल रहा है, ऐसा पहली बार हो रहा है, और अब जाके GPU हमारा 100 प्लस वॉट तक जाने लगा है। और देखो जैसे जैसे हमारी वॉटेज कम होती है हमारे CPU की, ऑटोमेटिकली CPU के टेम्परेचर कम हो जाते हैं। और RDR2 टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, फेवर क्वालिटी यानी कि सब कुछ हाईएस्ट अल्ट्रा DLSS मिलता है इसके अंदर हमारे को, जो एक तरफ ऑफ एक तरफ क्वालिटी पे 80-90-100 एवरेज FPS मिल रहा है दोनों सिनेरियोज में। और यहाँ पे GPU 100 प्लस वॉट तक जा रहा है, और CPU का टेम्परेचर 80 अबव है, एंड रूम टेम्परेचर इज 18-19 डिग्री, तो थिन एंड लाइट के हिसाब से उस चीज का ध्यान रखना। देन हम टेस्ट करें कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन 2.0 एक्सट्रीम प्रीसेट हमने यहाँ पे रखा है, और DLSS का सीन मिलता है इसके अंदर हमारे को। एंड यहाँ पे मैं कहूंगा यस बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है लैपटॉप, मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन अच्छा खासा डिमांडिंग गेम है। एंड इसके अंदर ध्यान रखना फुल फ्लेजेड वाला CPU फुल फ्लेजेड वाला GPU नहीं है, उसके हिसाब से हम जज कर रहे हैं इस लैपटॉप को। और उसके बाद स्पाइडरमैन मुरली भैया वेरी हाई सेटिंग्स यानी कि हाईएस्ट DLSS फ्रेम जनरेशन इसके अंदर हमारे को मिलता है, नॉट नॉर्मल DLSS। फ्रेम जनरेशन के अंदर AI जनरेटेड फ्रेम्स ऐड होते हैं, एंड यहाँ पे हमारे को आराम से 100 प्लस FPS मिल रहा है नॉर्मल रॉ परफॉर्मेंस में, और फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद 150 एवरेज FPS। रे ट्रेसिंग ऑफ है, इस चीज का ध्यान रखना। और अब दूसरे सिनेरियो पे रे ट्रेसिंग को हाई पे रखा है, बाकी सब कुछ सेम है हमारा यहाँ पे। एंड रे ट्रेसिंग को हाई पे करने के बाद भी 70-75 एवरेज FPS नॉर्मली, एंड फ्रेम जनरेशन तो भाई तूफान चीज है। आप FPS देखो यार, अभी भी 140-150 के आसपास मिल रहा है। देन साइबरपंक अल्ट्रा सेटिंग्स पे DLSS फ्रेम जनरेशन इसके अंदर भी हमारे को मिलता है, जो रखा हमने क्वालिटी पे, और रे ट्रेसिंग ऑफ है अभी। एंड 70-80 एवरेज FPS मिल रहा है रॉ परफॉर्मेंस में, और फ्रेम जनरेशन आप देख रहे हो बूस्ट भाई साहब 100 प्लस सीधा ही एकदम। और यहाँ पे साइबरपंक में अच्छा खासा हमारा GPU VRAM कंज्यूम हो रहा है 7 GB के आसपास, 100-110 वॉट तक 4090 भी जा रहा है। उसके बाद हमने रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे कर दिया, मतलब वही फ्रेम जनरेशन का सिनेरियो सेम है, लेकिन रे ट्रेसिंग अल्ट्रा ऑन कर दिया। एंड रे ट्रेसिंग अल्ट्रा करने के बाद भी यहाँ पे 30 एवरेज FPS मिल रहा है, जो कि मतलब नॉन प्लेबल है, बट वहीं पे फ्रेम जनरेशन आप लगाओगे तो अच्छे FPS आपको मिलेंगे। और यहाँ पे बस एक चीज का ध्यान रखना, जो रेजोल्यूशन है वो 1600p है, 1080p या 1200p नहीं है, तो उसका भी खास ख्याल रखा जाए। और यहाँ पे उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं हॉगवर्ट्स लेगेसी अल्ट्रा सेटिंग्स। अल्ट्रा सेटिंग्स के अंदर हमारी रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा पे ही हो जाती है, एंड DLSS का सिनेरियो आपके सामने है। और यहाँ पे हमारे को 40-50 से लेके 70-80 FPS के आसपास मिल जाएंगे दोनों सिनेरियोज में, जो कि अच्छे खासे प्लेबल है। और रैम भी देख सकते हो बढ़िया कंज्यूम हो रही है 20 GB के आसपास, तो जैसा पावरफुल लैपटॉप होगा फिर चीजें भी उसी हिसाब से मिलती है। एंड उसके बाद लास्ट ऑफ अस अल्ट्रा सेटिंग्स DLSS ऑफ, एंड एक तरफ क्वालिटी पे, एंड इसके अंदर भी 60-70-100 FPS मिल रहा है दोनों सिनेरियोज में। और CPU टेम्परेचर जितने भी सीन में मैं अभी देख रहा हूँ ना 80-85 तक ही है, उसके अलावा ऊपर जाते भी हैं तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। और उसके बाद गॉड ऑफ वॉर अल्ट्रा सेटिंग्स, एंड यहाँ पे DLSS मिलता है हमारे को, जो हमने क्वालिटी रखा है एक तरफ। और गॉड ऑफ वॉर तो यार अच्छा खासा मतलब चली जाएगा इसके ऊपर बढ़िया फ्रेम रेट पे, 80-90-100-120 FPS मिल रहा है दोनों सिनेरियोज में। आप कर लेते हैं असली टेस्ट, यहाँ पे 4K गेम टेस्ट करते हैं सबसे पहले साइबरपंक, और यहाँ पे हमने अल्ट्रा पे रखा सब कुछ, फ्रेम जनरेशन एक तरफ क्वालिटी पे, रे ट्रेसिंग ऑफ रखी है। और 4K में भाई यहाँ पे पता लग रहा है कि अच्छी खासी GPU की वॉटेज पुश हो रही है, तब भी
50-60 FPS मिल रहा है हमारे को फ्रेम जनरेशन में, और रॉ परफॉर्मेंस में तो इतनी प्लेबल FPS है नहीं। फिर मैंने सोचा चलो रे ट्रेसिंग भी लगा के देख लेते हैं। रे ट्रेसिंग में तो फिर नॉर्मल में तो वो ऑब्वियस ही बात है, बढ़िया फ्रेम रेट मिल ही नहीं रहे, 10-15 है, लेकिन अगर फ्रेम जनरेशन लगा लेते हैं तो 40-45 FPS मिलते हैं जो कि प्लेबल है। 4K रेजोल्यूशन है, ध्यान रखना, एक्सटर्नल मॉनिटर पे लगा के टेस्ट कर रहे हैं हम इसको। और उसके बाद लास्ट ऑफ अस, एंड यहाँ पे भी अल्ट्रा सेटिंग्स रखी है, DLSS का सिनेरियो सेम रखा है, एंड यहाँ पे भी बढ़िया 50-60 FPS मिल रहे हैं DLSS लगाने के बाद। इवन रॉ परफॉर्मेंस पे भी प्लेबल है। बाकी आप थोड़ी बहुत सेटिंग्स ऊपर नीचे करके अल्ट्रा से हाई पे कर लो, कुछ कर लो, मतलब बढ़िया फ्रेम रेट आप निकाल लोगे। अच्छा GPU है तो 4K में गेमिंग कर पाओगे। 13 GB तक GPU यूज हो रहा है, ध्यान से देखो। फिर मैंने सोचा इतनी टेस्टिंग चली रही है तो जरा बैटरी पे भी टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम वैलोरेंट टेस्ट कर रहे हैं, 1080p रेजोल्यूशन रखा है, रेजोल्यूशन ज्यादा नहीं है, और लो प्रीसेट पे टेस्ट कर रहे हैं। एंड यस, लैपटॉप सिर्फ iGPU मोड पे, आप देख सकते हो GPU के जो स्टैट्स आ रहे हैं वो इंटेल आर्क के स्टैट्स आ रहे हैं, तभी हमारे GPU के और CPU के जो हमारे वॉटेज है वो सेम दिखा रहा है। और यहाँ पे भाई अल्ट्रा 9 की जो परफॉर्मेंस है विद इंटेल आर्क, तो मतलब बैटरी पे अगर आपको गेम खेलना हो, ट्रैवल वगैरह आप ज्यादा करते हो और कभी मन बन जाए अपने थिन एंड लाइट लैपटॉप पे गेमिंग करने का, तो विदाउट चार्जर आप गेमिंग कर सकते हो, बढ़िया फ्रेम रेट निकाल के दे रहा है। उसके बाद CS2 टेस्ट कर रहे हैं, सेम 1080p रेजोल्यूशन पे है, एंड यहाँ पे लो सेटिंग रखी है, और लो सेटिंग्स पे भी हमारे को 80-90 FPS के आसपास मिल रहा है। उसका एक और रीजन भी है, 32 GB रैम, आप देख सकते हो रैम कंजम्पशन 17 GB प्लस है, और वही रैम हमारी iGPU के साथ शेयर होती है, जिसकी वजह से हमारे को iGPU मोड पे बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है लैपटॉप। उसके बाद GTA 5 टेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे ना वेरी हाई और नॉर्मल दोनों पे टेस्ट करके देख रहा था मैं, एंड दोनों के अंदर ज्यादा डिफरेंस आया नहीं, 40-50-60 दोनों सिनेरियो में एवरेज FPS मिल रहे हैं, एंड CPU टेम्परेचर्स कम है क्योंकि CPU वॉटेज ज्यादा ड्रॉ नहीं कर रहा ना, बैटरी पे चल रहा है क्योंकि। उसके बाद साइबरपंक टेस्ट कर रहे हैं, एक तरफ हाई सेटिंग्स रखी है और एक तरफ लो टू मीडियम सेटिंग्स रखी है। मुझे पता है चलने नहीं वाला, एंड यस हमारे को यहाँ पे ज्यादा FPS मिल ही नहीं रहे, 15-20 एवरेज FPS मिल रहे हैं दोनों सिनेरियोज में, जो कि बिल्कुल प्लेबल नहीं होते। मन था मेरा चलाने का, चला के देखने का, लेकिन नहीं बनी बात, इससे नीचे कोई सेटिंग थी नहीं। और यहाँ पे मैंने XeSS भी लगा रखा है अगर सही बताऊं तो तब भी परफॉर्मेंस नहीं निकाल के दे पा रहा। तो अगर आपको बेसिक लेवल वाली जैसे थिन एंड लाइट लैपटॉप पे गेमिंग होती है ना, वैसी वाली गेमिंग करनी है तब तो आप कर सकते हो बैटरी पे, वरना मैं कहूंगा प्लग इन करके लैपटॉप पे गेमिंग करना इस पे। और भाई जैसे कि पतला लैपटॉप है लेकिन छेदों के मामले में डिसअपॉइंटमेंट के साथ नहीं आता। राइट साइड में हमारे को यहाँ पे USB 3.2 Gen 2 टाइप C पोर्ट मिलता है, जो हमारा 100 वॉट पावर डिलीवरी को सपोर्ट करता है, एंड 65 वॉट का अगर आपको थर्ड पार्टी PD चार्जर लगाना तो वो भी चल जाएगा इसके ऊपर, और फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर तो हो ही जाएगा। और साथ में अगर डिस्प्ले आउटपुट लेना हो तो DP 1.4 का सपोर्ट है यहाँ पे, 4K 144 हर्ट्ज का आउटपुट आप इसके टाइप सी पोर्ट से ले पाओगे। एंड यस, जो डिस्प्ले आउटपुट है वो RTX 4090 से है, और यहाँ पे फुल साइज का SD कार्ड स्लॉट हमारे को मिल जाता है, और ये UHS 2 वाला स्लॉट है, यानी कि फास्ट स्पीड वाले SD कार्ड्स आप इसके ऊपर लगाओगे तो आराम से डेटा वेटा ट्रांसफर करना हो। बताया था आपको प्रोडक्टिव यूजर्स और वो सब लोगों के लिए, तो सब यही से कर दें। और राइट साइड में यहाँ पे हमारे को USB 3.2 Gen 2 टाइप A वाला पोर्ट भी मिल जाता है, और बाकी सारे पोर्ट्स लेफ्ट साइड में। एक यहाँ पे हमारे को पावर इनपुट का पोर्ट मिलता है, और उसका पावर इनपुट का पोर्ट बहुत ही डिफरेंट तरीके का, मतलब जितने लैपटॉप मैंने रिव्यू करे हैं कुछ अलग सा ही है दिखने में। एंड यहाँ पे हमारे को एक HDMI 2.1 का पोर्ट मिल जाएगा, 4K 120 हर्ट्ज मैक्सिमम आउटपुट आप ले सकते हो, एंड इससे भी आउटपुट हमारे को RTX 4090 से ही मिलेगा। उसके बाद एक हमारे को थंडरबोल्ट 4 का पोर्ट यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी का भी सपोर्ट है, प्लस डिस्प्ले आउटपुट का भी सपोर्ट है, 4K 144 हर्ट्ज, मतलब फुल फ्लेजेड। बस हाँ एक कैच है, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट से हमारे को इंटेल आर्क GPU से आउटपुट मिलेगा। पहले इंटेल Iris Xe जो होता था ना वो इंटेल आर्क में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि iGPU से आउटपुट मिलेगा। एंड USB 3.2 Gen 2 टाइप A पोर्ट एक और मिल जाता है यहाँ पे। एंड लास्टली हमारे को यहाँ पे 3.5mm जैक मिल जाएगा, मतलब जो ऑडियो जैक होता है। और कीबोर्ड के मामले में इस लैपटॉप के अंदर हमारे को 10 कीलेस कीबोर्ड मिलता है। 10 कीलेस कीबोर्ड इन टाइप के लैपटॉप्स में ज्यादातर आपको मिलेगा, भले ही लैपटॉप का साइज बड़ा हो, जैसे कि लैपटॉप आप देख सकते हो इसमें आराम से फुल साइज कीबोर्ड आ सकता था, लेकिन नहीं, तब भी 10 कीलेस कीबोर्ड डाला गया है, क्योंकि जो यूजर्स होते हैं ना वो 10 कीलेस कीबोर्ड पे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। एंड यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड में बढ़िया स्पीकर की स्पेस दे रखी है, और कीबोर्ड का टाइपिंग एक्सपीरियंस इज गुड, मतलब काफी बढ़िया है, चलने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर हमारे को मैक्रो कीज मिल जाएंगी, जिसके ऊपर हमारे को वॉल्यूम एक्शंस, म्यूट एंड म्यूट एक्शंस मिल जाएंगे आर्मरी क्रेट का, और M1 M2 M3 M4 भी है जो हमारी मैक्रो है। आप इसके आर्मरी क्रेट में इनको कस्टमाइज कर सकते हो, इन कीज के ऊपर कोई और एक्शन आपको देना हो या कोई कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन देना हो, वो सब आप इससे कर पाओगे। और लाइटों के मामले में मेरे को थोड़ा ड्रॉबैक लगा, कीबोर्ड के अंदर हमारे को सिंगल जोन RGB कीबोर्ड मिलता है, मतलब पूरे कीबोर्ड में एक ही लाइट जलेगी, उसके डिफरेंट इफेक्ट्स हैं इसके आर्मरी क्रेट के अंदर। एंड इस लाइटिंग के अंदर स्टैटिक पे जाके आप चाहे सिंगल कलर कर लो, या फिर उसके अलावा आपको 3 इफेक्ट्स यहाँ पे और मिल जाएंगे। कोई भी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं है कि हाँ आपने कुछ पर की RGB करना हो या डिफरेंट जोन्स हो, वो सब नहीं मिलेगा। और हाँ, इसके कीबोर्ड पे अगर आप गेमिंग करोगे तो लंबे गेमिंग आवर के सेशन के बाद हमारे कीबोर्ड के जो WSD के आसपास वाला एरिया है उसके टेम्परेचर 23 to 25 डिग्रीज के आसपास पहुंच गए थे। और जहां पे बीच वाला एरिया होता है, जहां पे हमारे TYU कीज वगैरह है, यहीं पे हमारा चिपसेट होता है, तो वहां पे हमारे 30 डिग्रीज के आसपास तक टेम्परेचर चले गए थे। और अगर अंडर 40 या अंडर 35 डिग्रीज है तो वो बेरेबल है, मतलब आपको वार्म फील होगा, ऐसा गर्म फील नहीं होगा कि आप उसको छू नहीं सकते, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और भाई इस लैपटॉप का ट्रैक पैड, मतलब लास्ट गैलेक्सी बुक 3 अल्ट्रा मैंने रिव्यू करा था, उसका मुझे ट्रैक पैड सबसे बड़ा लगा था लैपटॉप के अंदर। एंड इस लैपटॉप ने मेरी वो गलतफहमी दूर कर दी। यहाँ पे भाई साहब ट्रैक पैड का साइज देखो आप, ये ट्रैक पैड है,
इसको भाई जमीन घोषित कर दो यार, इस पे पूरी सोसाइटी आ सकती है, इसके ऊपर आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हो, मतलब भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? और ये फुली क्लिकेबल वाला ट्रैक पैड है, बट इतना कुछ क्लिक हो जाता है, लाइक 50% तक आप क्लिक कर सकते हो, नीचे से हो जाएगा, ऊपर से क्लिक नहीं होता। एंड चलने में बढ़िया स्मूथ ट्रैक पैड है भाई। और यहाँ पे हमारे को मल्टी जेस्चर वगैरह का सपोर्ट मिल जाता है। एंड ट्रैक पैड में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ट्रैक पैड है। जिस टाइप के यूजर को टारगेट करता है ना, उसमें मतलब बड़ा ट्रैक पैड चाहिए होता है, 1 उंगली 2 उंगली 2 हाथ, कोई दिक्कत नहीं। बस हाँ, ट्रैक पैड को लेके एक ड्रॉबैक मेरे को यहाँ पे लगा, जैसे कि कीबोर्ड के अंदर नम पैड नहीं है, हमारा कीबोर्ड हमारा 10 कीलेस वाला है। जैसे नम पैड वाला ऑप्शन Asus के ZenBook के अंदर हमारे को नहीं मिलता, वो हमारे ट्रैक पैड के अंदर ही नम पैड बन के आ जाता है एक लाइट की तरीके से, वो इसके अंदर दे सकते थे, क्योंकि किसी के अगर काम का होगा तो बंदे को फिर ऊपर से नंबर नहीं चलानी, नम पैड की आदत होती है ना किसी को, वो होता तो ज्यादा बेटर होता। लाइक ये मुझे लगा तो मैंने बता दिया, आपका क्या मानना आप भी बताओ मेरे को कमेंट करके। एंड भाई डिस्प्ले इस लैपटॉप की, मतलब मुझे प्यार हो गया इसकी डिस्प्ले से, क्योंकि इसके अंदर हमारे को मिलती है 16 इंचेस की ROG Nebula OLED स्क्रीन। और भाई OLED के अंदर जो कलर्स दिखते हैं, जो मतलब वाइब्रेंस है, जो सैचुरेशन है, जो चीजें पॉप होके आती है ना, ओए होए बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस यहाँ पे रहता है। Quad HD प्लस पैनल हमारे को यहाँ पे मिल जाएगा, जिसका रेजोल्यूशन 2560x1600 है। 16:10 रेशियो वाली डिस्प्ले है, यानी कि अगर आप मल्टीटास्किंग वगैरह करते हो, मल्टी विंडो पे काम करते हो, तो ज्यादा वर्टिकल स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। और भाई OLED स्क्रीन के साथ साथ अच्छा रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ ये स्क्रीन आती है, प्लस अच्छा रिस्पांस टाइम भी यहाँ पे मिलता है हमारे को, 0.2 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम मिलेगा। तो अगर आप ई स्पोर्ट्स वगैरह भी इसकी स्क्रीन पे खेलोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और कलर गैमेट के मामले में भी डिस्प्ले तगड़ी है, हमने टेस्ट किया था, 100% sRGB यहाँ पे मिलेगी, 96% Adobe RGB, 100% P3 एंड 95% NTSC। एंड इससे आप समझ सकते हो, मतलब तगड़े कलर्स, कोई भी कलर एक्यूरेसी वाला टास्क आपको करना है, वीडियो एडिटिंग करते हो, फोटो एडिटिंग करते हो, उसके अंदर कलर ग्रेडिंग करते हो, एक्यूरेट कलर्स चाहिए होते हैं ना, वो इस लैपटॉप पे आपको मिल जाएंगे। प्लस अगर आप कंटेंट वगैरह देखते हो तो स्वाद आएगा ही आएगा इसकी डिस्प्ले में, मतलब पैसे भी कम थोड़ी है यार, फिर तो मजा नहीं आएगा फिर। और ब्राइटनेस टेस्ट हमने करी थी, 400 प्लस निट्स की ब्राइटनेस निकल के आई। एंड ब्रांड का कहना है 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस तक जा सकता है। एंड पीक ब्राइटनेस के बारे में तो मैं नहीं पता, तो भाई किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई कंटेंट चलते हुए 500 तक ये अचीव कर सकता है। तो ये कुछ इस तरीके से एडवर्टाइज किया जाता है, अगर नहीं पता था तो थैंक यू लिख दो। एंड भाई डिस्प्ले की सर्टिफिकेशंस, यहाँ पे वीजा डिस्प्ले HDR ट्रू ब्लैक 500 सर्टिफाइड है, यानी कि HDR मोड पे पीक 500 निट्स तक की ब्राइटनेस अचीव करने के लिए। और HDR वाले कंटेंट में आपको मजा भी आएगा देखने में इस लैपटॉप पे। प्लस पैंटोन वैलिडेटेड है, यानी कि आपको तगड़े एक्यूरेट कलर्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कोई कलर एक्यूरेसी वाला आप टास्क करते हो तो। उसके अलावा TUV राइनलैंड सर्टिफाइड है, यानी कि आंखों को कोई नुकसान नहीं होगा, लो ब्लू लाइट एंड फ्लिकर फ्री वाला मामला है। एंड एनवीडिया G-Sync का भी सपोर्ट यहाँ पे मिलता है, प्लस डॉल्बी विजन का भी यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। डॉल्बी विजन वाला कंटेंट भी देखोगे तो मतलब स्वाद आएगा इस लैपटॉप पे, OTT वगैरह अगर आप देखते हो तो यहाँ पे डिस्प्ले को लेके कोई भी शिकायत नहीं है। हाँ, एक शिकायत किसी किसी को हो सकती है, क्योंकि जैसे कि ये OLED डिस्प्ले तो ग्लॉसी पैनल मिलता है, तो रिफ्लेक्शंस वगैरह हमारे को मिलेंगे। और हाँ, एक और चीज, जैसे कि OLED पैनल है तो OLED बर्निंग का इशू आता है, देखो सीधी सी बात है, वो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। OLED बर्निंग एक्चुअली होती है कि हमारे मॉनिटर पे या हमारी डिस्प्ले पे कोई एक चीज चल रही है बहुत लंबे टाइम के लिए, मतलब मान लो आप GTA 5 खेल रहे हो और एक तरफ आपके मतलब वो गन वाला जो आइकन बना हुआ है, नीचे आपका मैप बना हुआ है, और वो आपने 8-10 घंटे खेल दिया, वो एक ही जगह सेम ही पिक्सल बना हुआ है, तो पिक्सल वहां से ना बर्न हो जाता है और वो चीज एज इट इज छप जाती है डिस्प्ले के ऊपर, उसको कहते हैं OLED बर्निंग। तो उसके लिए ना ब्रांड मेजर्स लेते हैं, जैसे डिस्प्ले के ऊपर थोड़ी देर में स्क्रीन सेवर चल जाता है अगर आपका लैपटॉप आइडल पड़ा हुआ है तो, या फिर मैं कहूंगा अगर आप OLED स्क्रीन वाला कोई भी टीवी यूज कर रहे हो या फिर कोई भी लैपटॉप या कोई डिस्प्ले यूज कर रहे हो, आप 1-2 घंटे के बाद एक स्क्रीन सेवर उसमें चला दो, फिर चाहे 1-2 मिनट के लिए चला दो, उससे क्या है ना सारे पिक्सल्स ना रिफ्रेश हो जाते हैं। स्क्रीन सेवर कुछ इस तरीके से चलता है ना हमारे जैसे, तो हर एक पिक्सल को रेस्ट भी मिल जाता है और पिक्सल रिफ्रेश भी हो जाता है, जिसकी वजह से बर्निंग नहीं होती। और बर्निंग को अभी प्रेजेंट डेट में तो अभी हम इग्नोर नहीं कर सकते OLED स्क्रीन में, फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते। और हाँ, वैसे Asus वालों ने ना OLED केयर के ऑप्शंस दे रखे हैं कि आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे ऑटोमेटिक हाइड विंडोज टास्क बार है, नीचे का टास्क बार हमारा परमानेंटली रहता है ना ऑन, तो वो भी बर्निंग कर देता है, तो ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। विंडोज टास्क बार की ट्रांसपेरेंसी का इफेक्ट मिल जाएगा, फ्लिकर फ्री डिमिंग का ऑप्शन यहाँ पे हमारे को मिलता है। तो ये कुछ ऑप्शंस है जिसके अंदर हमारे OLED बर्निंग काफी ज्यादा प्रिवेंट हो जाती है। और स्क्रीन सेवर इस लैपटॉप में बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड रहता है, जिसका इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, जो एक बढ़िया चीज है। एंड यस, ये लैपटॉप मक स्विच के साथ आता है। मक स्विच यानी कि हम इंटरनल डिस्प्ले का आउटपुट iGPU से eGPU पे शिफ्ट कर सकते हैं, eGPU से iGPU पे शिफ्ट कर सकते हैं। और उससे होता क्या है कि ज्यादा बैटरी बैकअप या ज्यादा परफॉर्मेंस हम अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा प्रोडक्टिव टास्क करना है तो eGPU मोड पे लैपटॉप चलाओ, लेकिन अगर आप बैटरी पे यूज करोगे तो कम बैटरी बैकअप मिलेगा। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए, तो iGPU मोड पे इसकी आप डिस्प्ले शिफ्ट कर सकते हो, जिससे आपका डेडिकेटेड GPU बंद हो जाता है और आपके iGPU पे बेसिक टास्क, डॉक्यूमेंट वाले, मल्टीटास्किंग, वो सारे काम करोगे तो ज्यादा बैटरी बैकअप आपको मिलेगा। मक स्विच का ही काम होता है। एंड यस, बैटरी की बात चल रही है, यहाँ पे हमारे को 90 वॉट आवर की बैटरी मिलती है। ये मेरे को बात अच्छी लगती है उसके लैपटॉप में, मतलब
बैटरी बैकअप ये अच्छा देते हैं। और इस 90 वॉट आवर की बैटरी को आप 3 घंटे से लेके 6 से 7 घंटे के बीच में बैटरी बैकअप निकाल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज। अगर आप IGP ओनली मोड पे यूज कर रहे हो तो ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा। अगर आपका DGP वाले मोड पे चल रहा है तो एक अलग सिनेरियो है। फिर आप कौन सा कंटेंट देख रहे हो, किस टाइप का काम कर रहे हो, वो सारे सिनेरियोज मिला के आराम से 3 से लेके 7 घंटे के बीच में बैटरी बैकअप निकाल सकते हो। आपको चूज करना है कैसे निकालना है। फॉर एग्जांपल स्क्रीन की ब्राइटनेस हो गई, आपने 50% स्क्रीन ब्राइटनेस कर रखी है, कीबोर्ड की लाइट ऑफ कर रखी है, तो अलग अलग सिनेरियोज है। बढ़िया बैटरी बैकअप के साथ ये लैपटॉप आता है। और जैसे कि एसूस का लैपटॉप है, यहाँ पे आर्मरी ग्रेड सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। नीचे हमारे को डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं टॉगल करने के लिए। यहाँ पे सारे स्टैट्स वगैरह मिल जाएंगे लैपटॉप के। और यहाँ पे मक स्विच के GPU मोड है, वही सारी चीजें जो नॉर्मली हमारे को एसूस के लैपटॉप मिलती है। और हाँ, CPU कोर कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। यहाँ पे P कोर और E कोर आप असाइन कर सकते हो, लैपटॉप की ऑप्टिमाइजेशन अपने हिसाब से करनी हो। बैटरी बैकअप पे ये चीजें इंपैक्ट डालती हैं। एंड यहाँ पे डिवाइस वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे मेमोरी वाला ऑप्शन मिल जाता है कि कौन सी ऐप कितनी मेमोरी यूज करिए, अभी तो कुछ शो नहीं कर रहा। GPU पावर सेविंग का ऑप्शन मिल जाता है, जो हमारा मक स्विच वाला ऑप्शन हो गया। कस्टमाइजेबल हॉट कीज का ऑप्शन है, यहाँ पे मैक्रो कीज हम कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइटिंग के ऑप्शन हमारे को मिल जाएंगे। ऑरा क्रिएटर वाला ऑप्शन नीचे दे रखा है, बट ये चलता नहीं है क्योंकि हमारा पर के RGB वाला कीबोर्ड नहीं है ये। और स्लैश लाइटिंग मैं आपको बता ही चुका हूँ। ऑडियो के ऑप्शन यहाँ पे हमारे को मिल जाते हैं। देन रिसोर्स मॉनिटर, बहुत सारी चीजें हैं, अगर वो कवर करने लगो तो बहुत लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे ऑरा सिंक का ऑप्शन मिलता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे कोई डिवाइस शो नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे लैपटॉप में कोई ऑरा सिंक वाली डिवाइस नहीं है। जैसे कीबोर्ड हमारा कस्टमाइजेबल नहीं है। बाकी आप एक्सटर्नल कोई कीबोर्ड लगाओगे एसूस वगैरह का, तब यहाँ पे डिवाइस शो कर जाएगा। और गेम विजुअल यहाँ पे हमारे को मिल जाता है, जिसके अंदर डिफरेंट विजुअल इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे कलर गैमेट चेंज करने का ऑप्शन भी है, जैसे नेटिव हो गया, sRGB, DCI P3, तो डिफरेंट कलर गैमेट्स मिल जाते हैं डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स के हिसाब से। और कलर कैलिब्रेशन का ऑप्शन यहाँ पे हमारे को मिलता है। वैसे तो फैक्ट्री कैलिब्रेटेड है, स्टिल अगर करना हो तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो स्टार्ट कैलिब्रेशन दिखा रहा है। और OLED सेटिंग मैं आपको बता ही चुका हूँ। देन गेमिंग लाइब्रेरी यहाँ पे शो कर जाएगी। और बाकी सारी चीजें तो सेम है जो हमारे को आर्मरी ग्रेड में मिली जाती है। और भाई इस लैपटॉप के स्पीकर्स, आप ना हेडफोन लगा लो, तभी एक प्रॉपर एक्सपीरियंस आपको पता लग पाएगा। वो सुन के देखो। मैंने ना एक Lenovo का योगा सीरीज का कोई लैपटॉप रिव्यू करा था। मैंने बोला था कि ये मतलब आज तक के सबसे बेस्ट स्पीकर मेरे को लगे। वो लाइन अब खत्म हो गई है। अब ये वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर है। ये पता कैसी फील दे रहे हैं, एक ऐसे लैपटॉप के स्पीकर नहीं है, मोबाइल के स्पीकर नहीं, जैसे डेडिकेटेड मैंने एक्स्ट्रा बाय करके कोई साउंड बार या कुछ ऐसी चीज रखी हुई है। ज्यादा लाउड तो नहीं, ऑब्वियसली लैपटॉप के स्पीकर है। इतनी बढ़िया बेस, बढ़िया लाउडनेस और ऐसी भरपूर आवाज है ना, क्योंकि देखो टॉप फायरिंग स्पीकर है। कीबोर्ड के लेफ्ट राइट में 2-2 वॉट के 2 स्पीकर हमारे को मिलते हैं। प्लस इसके अंदर वूफर भी हैं 4, वो भी डाउन फायरिंग वाले 2-2 वॉट के। तो उसकी वजह से हमारे को जैसे टेबल पे रखते हैं ना, तो बेसिक एक्सपीरियंस भी मिलता है और लाउडनेस भी प्रॉपर मिलती है। एंड आहा, जबरदस्त आवाज, मतलब कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं। एंड यस, महंगे मसाले वाला लैपटॉप है, तो डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट इसके अंदर मिलेगा। कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस आप लगाते हो तो फुल चैनल का सपोर्ट मिलता है। और ये इस लैपटॉप का वेबकैम टेस्ट है। और यहाँ पे हमारे को 1080p वाला वेबकैम मिलता है। और वेबकैम की क्वालिटी इज बहुत बढ़िया, आप देख सकते हो। यहाँ पे लाइट कंट्रोल वगैरह बढ़िया है, एक्सपोजर वगैरह कोई दिक्कत नहीं है कंट्रोल करने में। और माइक जो है वो भी लैपटॉप के यूज हो रहे हैं। कैसी माइक की क्वालिटी है, कैसी वेबकैम की क्वालिटी है, वो आप बताओ। 3,40,000 रुपए खर्च करने के बाद तो कुछ ऐसा ही मिलेगा मसाला। और यहाँ पे हमारे को विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं, जैसे ऑटो फ्रेमिंग का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, जिसके अंदर हमारा ऑटो फ्रेम हो जाता है, क्रॉप हो गए एकदम में, कैमरा मूवमेंट हमारे को मिलती है। आई कॉन्टैक्ट का ऑप्शन यहाँ पे हमारे को मिलता है। आई कॉन्टैक्ट में थोड़ी आईज ना थोड़ी सी एडजस्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सो के उठे और आपकी आईज थोड़ी सी ऐसी हो रही है, तो ये मतलब उसको थोड़ी सी ना बड़ी सी कर देता है, तो वो काम इससे हो जाएगा। प्लस यहाँ पे हमारे को बैकग्राउंड इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर ब्लर हम सेट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट ब्लर होता है जो काफी प्यारा लगता है, और एक स्टैंडर्ड ब्लर है जो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। और ये ब्लर आपका वहां काम आएगा, आपकी कोई मीटिंग चल रही है, पीछे कमरा गंदा कुछ है, वैसा ब्लर लगा दो, पैसे खर्च रखे। तो भाई ये था इसका पूरा रिव्यू। Asus ROG Zephyrus G16 जो आपको 1,90,000 का मिल जाएगा, अल्ट्रा 7 4070 वाला, उसके अंदर 16 GB रैम है। एंड ये 3,40,000 का आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाद में तो भाई प्राइसिंग ऊपर नीचे होती रहती है। इसके अंदर अल्ट्रा 9 4090 32 GB रैम है। एंड डिस्प्ले का डिफरेंस भी है, उसके अंदर LED डिस्प्ले है, इसके अंदर OLED डिस्प्ले है। बाकी हो सकता है डिफरेंट डिस्प्ले के ऑप्शंस बाद में आ जाए या लिस्ट हो जाए, कुछ है, क्योंकि लैपटॉप्स के साथ ना बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आती है, प्रोसेसर, स्पेक्स, GPU, ये वो करके। तो चेकआउट कर लेना, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड भाई सीधी सी बात, ये जो अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर हैं, ये थिन एंड लाइट गेमिंग एंड थिन एंड लाइट वाले लैपटॉप, जैसे मैंने आपको परफॉर्मेंस वाले पार्ट में बताया था, उन लोगों को टारगेट करते हैं, तब ये पतला साइज अचीव भी कर पाते हैं। HX सीरीज के प्रोसेसर इनमें लगाएंगे तो भैया जैसे आपने गेमिंग में देखा, इसके टेंपरेचर ज्यादा जा रहे थे, तो सोचो HX सीरीज क्या ही हाल होता। तो कंपनी को सोच के चीजों को बनाना पड़ता है। मतलब इंटेल भी है, फिर Asus भी है, फिर डिफरेंट और लैपटॉप्स है, सारे हम रिव्यू करते रहते हैं। एंड आपको कैसा लगा लैपटॉप बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। और ऐसी ही वीडियोस पसंद आती है तो सब्सक्राइब करो। एंड कंक्लूजन तो कुछ है नहीं इस लैपटॉप के लिए, जिसके पास इतना पैसा है तो भाई जाके देख लो, वरना तुम्हारी मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय। Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step